हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो यहाँ पे आज का सेशन हमारा जो है मेंटल एप्टीट्यूड का, जिसमें आपको अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे और बेसिक से बताते हुए चलूँगा कि आप जो बेसिक मेथड क्या यूज़ कर सकते हो और क्वेश्चन को पढ़ के कैसे समझना है, क्या चीज़ क्वेश्चन में लिखी है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और आप ईजिली क्वेश्चन को हैंडल भी कर पाओगे। जिस तरीके से आपके क्वेश्चन, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है, वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और आप उतना अगर कर लेते हो, जितनी भी मेंटल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हमने करवा रखे हैं, उतना क्वेश्चंस आप कर लीजिए, उन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रख लीजिए, मेंटल एप्टीट्यूड का आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नए, बता दूँ कि यहाँ पे जो आपके सामने टाइम टेबल दिख रहा है, इसको आप फॉलो कर सकते हो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। चाहे आपने नेशनल पीजी कॉलेज में अप्लाई किया हो, चाहे आपने एलयू में अप्लाई किया हो, चाहे आपने डीडीयू गोरख यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो, चाहे आपने सीयूईटी के लिए अप्लाई किया हो, पीजी या फिर सीयूटी यूजी के लिए, सभी के लिए आप इस क्लासेस को प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड आनी है। और अगर आपको नहीं पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए, बीए करने के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या फिर एमबीए करने के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जो वीडियोज़ हैं वो पिंड है, मैंने कर रखी है, पिंड कर रखी हैं, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे, डायरेक्ट आपके सामने वीडियो विद लिंक आ जाएगा। तो पहले वो ज़रूर देख लीजिए कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। मैं सब क्लासेस में यही बोलता रहता हूँ, क्योंकि सिलेबस आप ध्यान रखोगे कि क्या सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सब्जेक्ट से पूछे जाना है क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो बस वही सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करिए और फिर देखिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कितना बेहतरीन तरीके से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 1 आपके सामने एवरेज का क्वेश्चन है। यहाँ पे द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज़ 32। एकदम आराम से समझाते हुए चलूँगा, टाइम भले ही थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरा पर्पज़ है। तो एवरेज यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 नंबर्स का दिया हुआ है 32। ओके, फिर लिखा हुआ है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज़ 26 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर इज़ 36। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6th नंबर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल 11 नंबर्स दिए हुए हैं जिनका एवरेज दिया हुआ है 32। अगर फर्स्ट 6 का जो एवरेज है वो यहाँ पे 26 है और लास्ट 6 का जो एवरेज है वो यहाँ पे 36 है, तो आपको 6th जो टर्म है, 6th नंबर जो है वो फाइंड करना है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। सपोज़ यहाँ पे मैं एक 5 नंबर का एग्जाम्पल आपको ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब सपोज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 नंबर्स हैं टोटल। ओके, अभी क्वेश्चन पे बाद में हम आएंगे, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज़ यहाँ पे 5 हमारे नंबर्स हैं और उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट 3 जो यहाँ पे नंबर है उनका एवरेज 26 है और लास्ट 3 जो नंबर है उनका एवरेज 36 है। तो अब देखिए क्या है, टोटल हमारे पास 5 हैं, लेकिन इसमें लिखा है फर्स्ट 3। तो फर्स्ट 3 से क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, 1 2 3 आ जाएगा फर्स्ट 3 से। ठीक है, यहाँ पे F3 लिख देता हूँ। अब देखिए क्या है, लास्ट 3, पेन का कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। लास्ट 3 से यहाँ पे क्या है, 5 है, 4 है और ये 3 है। अब देखिएगा, अभी लास्ट 3 ये हो गया, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये वाले 2 नंबर तो अलग हैं, ये वाले 2 नंबर तो अलग है, बट ये वाला जो नंबर है आप देख सकते हो फर्स्ट 3 में भी आ रहा है और लास्ट 3 में भी आ रहा है। इतना समझ में आया? बस आपको यही समझना है कि अब यही वाला जो टर्म है ना, ये टर्म क्या है, 2 बार रिपीट हो रहा है। फर्स्ट में भी रिपीट आ रहा है और हम इसको लास्ट वाला जब ले रहे हैं तब भी रिपीट कर दे रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें क्वेश्चन को, तो आप देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट 11 का जब 32 है, तो अगर हम फर्स्ट 6 लेंगे तो ठीक है, फर्स्ट 6 ले लिया और लास्ट 6 लेंगे तो लास्ट 6 ले लिया, तो टोटल तो यहाँ पे 12 हो जाएगा ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 12 क्यों नहीं होगा, राइट। तो मैंने वो कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कि 1 2 3 4 5 है, तो फर्स्ट 3 का मतलब है ये वाला और लास्ट 3 का मतलब है ये 3, ठीक है। तो ये जो ये बीच वाला नंबर है ये आपका फर्स्ट थर्ड में भी आ जाएगा और लास्ट थर्ड में भी आ जाएगा, मतलब ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। और जो रिपीट हो रहा है ना, इसी से आपका ये जो 6th नंबर है वो आ जाएगा। मतलब जो 6th नंबर है, अगर हम यहाँ पे लिखें 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका आंसर तो 2 मिनट में अभी बता दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, ठीक है।
फर्स्ट 6 का मतलब है ये वाले नंबर्स, लास्ट 6 का मतलब है ये वाले नंबर्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 11 है यहाँ पे, तो मैं 11 कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 12 कर दिया है। 1 मिनट ना, ओके। हाँ, तो फर्स्ट 6 का मतलब है ये वाले, और लास्ट 6 का मतलब है 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं ये 6 वाला इधर से भी काउंट हो रहा है और इधर से भी काउंट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो 6th नंबर है ये हम एक बार ज़्यादा गिन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब ज़्यादा गिन रहे हैं तो उसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपको अगर सम निकालने को पूछेगा, सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो टोटल नंबर है इनटू जो हमारा एवरेज आ रहा है उसको हम इनटू कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा, ठीक है। तो सपोज जैसे कि 11 नंबर का एवरेज दिया हुआ है 32, तो अगर हमको सम निकालना है कि वो 11 नंबर्स का सम क्या होगा, तो टोटल नंबर कितना दिया हुआ है 11 और एवरेज कितना है उनका 32, ठीक है। तो ये हमारा कितना बन जाएगा 352, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल जो 11 नंबर्स हैं उनका सम, उनको जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा 352। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे 352। अब देखिए क्या बोला है कि फर्स्ट 6 नंबर्स का एवरेज अगेन दिया हुआ है 26, तो हम यहाँ पे फर्स्ट 6 का जो सम है वो निकाल लेते हैं। तो सम की बात करें फर्स्ट 6 के, कितना आ जाएगा 6 इंटू 26, जो हमारा टोटल नंबर है 6 नंबर्स हैं, कितना एवरेज है 26, तो इसको हम इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 13 14 15। हर चीज़ डिटेल में बताता हुआ चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स का डाउट आया था, मैसेज आया था कि मेरे को मैथ्स में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए क्या लिखा है, लास्ट 6 नंबर्स का एवरेज कितना है 36, तो यहाँ पे लास्ट 6 नंबर्स का हम सम निकाल लेंगे। तो लास्ट 6 नंबर्स हैं और कितना एवरेज दिया हुआ है 36, तो इनको अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कितना बन जाएगा 216। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट 6 और लास्ट 6 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 12, 5 1 6 1 7 और 2 और 1 3। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा ओरिजिनल सम आ रहा था वो कितना आ रहा था 352, बट जब हमने यहाँ पे फर्स्ट 6 निकाला और लास्ट 6 निकाला और उन दोनों को ऐड किया तो 372 आ रहा है। ये 372 ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो 6th टर्म है वो 2 बार गिन लिया है। इसका मतलब अगर हम इस जिसमें हमने 6 को 2 बार गिन लिया है 6 टर्म को, उसमें से हम ये जो हमारा ओरिजिनल सम है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम 372 जो कि हमारा 6 2 बार गिन दिया गया है उसमें से अगर हम हमारा ओरिजिनल सम को माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा जो कि 20 है। तो इस तरीके से इस सम का आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। सो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें बताई कि जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा टोटल नंबर दिया हुआ है और एवरेज दिया हुआ है तो हम सम कैसे निकालेंगे। जो टोटल नंबर है उसमें हम एवरेज को इंटू कर देंगे तो हमारा सम आ जाएगा 11 नंबर्स का। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री से मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री से आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसा कि ये क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा। आप देख सकते हो कि ये जो सेक स्क्वायर a + tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है। जिन बच्चों ने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मैथ्स पढ़ी होगी 10th लेवल तक सब ने पढ़ी होगी, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और वहीं पे अगर हम सेक स्क्वायर a + tan स्क्वायर a की वैल्यू देखें तो ये कितनी दी हुई है, ये दी हुई है हमें 7, ठीक है। तो अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताता हूँ डायरेक्ट कि सपोज़ x + y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है a और x - y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है b। तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, किसकी, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी a + b/2। और वहीं अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू a - b/2। ये दो चीज़ आप याद रखिएगा, यही दो चीज़ अभी मैं इम्प्लीमेंट करूँगा इसमें, और देखिएगा कितनी जल्दी आपके सामने आंसर बन जाएगा। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपने नोट कर लिया होगा। तो इसको मैं रब कर देता हूँ और अभी इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके इस क्वेश्चन में दिखा दूँगा।
तो यहाँ पे आपके सामने है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे अगर हम सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज, हाँ बैक टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू दी हुई थी हमें 7 और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है 1। तो अगर हम यहाँ पे सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये x मान लीजिए, हमने क्या बताया था a प्लस बी बाई टू, तो मतलब 7 प्लस 1 बाई टू मतलब 8 बाई टू, इसका मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा सेक स्क्वायर ए की वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सेक ए की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, तो मतलब सेक ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब अगर हम सेक ए की वैल्यू यहाँ पे 2 आई है और हमको थीटा की वैल्यू बतानी है या ए की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला अगर ध्यान हो तो ठीक है, अगर नहीं ध्यान है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो मैं आपको जो वैल्यूज़ होती हैं कुछ उसका यहाँ पे टेबल प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो सेक में किसकी वैल्यू 2 होती है, तो अगर हम बात करें सेक में यहाँ पे 60 डिग्री की वैल्यू देखें तो ये होती है 2, सेक में 60 डिग्री की। तो यहाँ पे सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो यहाँ पे 60 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो कॉस है यहाँ पे √3/2 होता है और 1/√2 1/2 60 की वैल्यू, हाँ ठीक है करेक्ट है, यहाँ पे 60 आंसर आपका बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अगर आपको टेबल इसकी नहीं याद है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था बट अगेन कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आया था, तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। देखिए क्या दिया है, ये आपको इक्वेशन दिया और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे आपको ए कॉमन ले लेना है। ठीक है, ए आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा अंदर, a माइनस 3 प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या कॉमन लेना है क्या कॉमन नहीं लेना है, किस फॉर्म में हमको क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये a तो इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास बचेगा क्या, तो a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 3 हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, क्या, a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 3। तो जब a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 3 दिया हो और हमसे इस a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू पूछे, तो हमको क्या करना है, इस 3 का क्यूब कर देना है माइनस 3 इंटू 3, ये 3 कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो ऐसे आपका 27 माइनस 9 18 आंसर बन जाएगा। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ, जो भी बताया वो ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। सपोज a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको x, तो आपको a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू अगर पूछी गई है तो क्या करना है, इस x का क्यूब करके माइनस 3x कर देना है। समझ में आया, x का क्यूब करके माइनस 3x कर देना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या निकाला था कि a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 3 और हमको फाइंड करना था a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो हमने क्या किया था, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू ये वाला 3, इस तरीके से आपका 18 यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, एक कॉन्सेप्ट बताया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे, वरना फिर ये क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग है, टाइम लग जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि a प्लस 1/a की वैल्यू x दी हुई है और a क्यूब प्लस 1/x क्यूब, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है, तो x क्यूब माइनस 3x करेंगे। और इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, आपने यहाँ से निकाल लिया कि a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 3 हो गई है वैल्यू, तो इसका अगर आप फॉर्मूला जानते हो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का, तो अगर हम बात करें तो a x क्यूब प्लस 1 यहाँ पे y क्यूब, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, x क्यूब प्लस y क्यूब का, क्या होता है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे x
प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, या ए प्लस 1/a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 3। उसके बाद आपको यहाँ पे ए स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे लॉन्ग पड़ जाएगा, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया, वो चीज़ आप याद रखिएगा, आपका जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। आगे चलते हैं। ये हमारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि दो आपको सिमिलर ट्रायंगल्स दे रखे हैं, सिमिलैरिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगने वाला है। PQR और DEF दोनों का यहाँ पे साइड्स का रेशियो दे रखा है, कोई भी साइड्स हो सकती हैं, वो इसमें मेंशन नहीं है, तो हम कोई भी मान लेंगे कि PQ और DE की वैल्यू दे रखी है 5 और 6 रेशियो दे रखा है। PQR का जो एरिया है वो दे रखा है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें एरिया फाइंड करना है DEF का। ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो साइड ऑफ वन ट्रायंगल and side of another triangle, that means second triangle, is equals to area of one and area of second। ये साइड का हमको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। ठीक है, किसी भी साइड का रेशियो अगर हम लें और उसका स्क्वायर कर दें तो वो उनके एरिया के इक्वल हो जाएगा। साइड 1 लिया अपॉन साइड 2 लिया, इसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए कैसे, क्या हमारा है ये रेशियो 5:6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 5x अपॉन 6x रख देंगे, ये हमारी साइड्स हैं, इनका स्क्वायर कर देंगे। एरिया फर्स्ट वाला दिया हुआ है। अब देखिए PQR की हमने क्या ली है वैल्यू 5 ली है, तो हमको PQR का जब 75 लेंगे तो ये भी हम ऊपर ही लिखेंगे। ठीक है, जब जहाँ पे जो साइड लिखना है जिस ट्रायंगल की, वहीं पे उसके सामने उसके ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे। और हमें जो एरिया 2 है ये फाइंड करना है, तो हम इसको मान लेते हैं A, क्योंकि x तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो A मान लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, हमारा यहाँ पे बना था 5x अपॉन 6x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75 अपॉन, हमें यहाँ पे A की वैल्यू फाइंड करनी है। ये x से x कट जाएगा, यहाँ पे 25 और 36 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 75 अपॉन A। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, A की वैल्यू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बस आपको सॉल्व करना है। 25 1 जा 25, 25 3 जा 75 और ये 36 3 से इंटू हो जाएगा A यहाँ पे, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सो कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा यहाँ पे, इस चीज़ को बार बार देख लीजिएगा, अपनी कॉपी नोटबुक में नोट कर लीजिए, जिससे आप एंट्रेंस एग्जाम से पहले ये सब चीज़ें रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन है। ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AD इज़ अ डायमीटर, इफ़ DAC इज इक्वल्स टू 55 डिग्री देन वैल्यू ऑफ ABC। हर तरीके से आपको मैं प्रिपेयर करके भेजना चाहता हूँ, इसीलिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको जो इंपॉर्टेंट हैं और जो कॉन्सेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं वो मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बात कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल की। ये कुछ इस तरीके से आपके सामने क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझाने में आसानी रहेगी। तो आप देख सकते हो AD इज़ अ डायमीटर बोल रखा है, तो हम यहाँ पे हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि AD हमारा डायमीटर है। ओके, सो हम एक सर्कल बना लेते हैं और ये AD हमने डायमीटर बना लिया है। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ऐसे तरीके से कुछ इस तरीके से B और यहाँ पे C, अब हमारा ये ट्रायंगल सही है, सर्कल के अंदर बना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है AB डायमीटर है, इसलिए हमने सर्कल के अंदर बना लिया है। AD हमारा डायमीटर और यहाँ हमने कुछ मान लिया है पॉइंट O, जो कि हमारा एक रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, DAC दिया हुआ है 55 डिग्री, तो यहाँ से ये वाला एंगल जो है ना, ये कितना दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है 55 डिग्री। ओके, वैल्यू ऑफ आपसे पूछ रहा है ABC कितनी होगी, ABC ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे ये हमारा जो ये कितने का एंगल बन रहा है 55 डिग्री का, और अगर हम नीचे साइड में देखते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ से ये जो वाला एंगल बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कितना बन रहा है, ये हमारा बन रहा है 90 डिग्री। कितना बन रहा है 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे ये हमारा बनेगा 90 डिग्री। सपोज जैसे कि ये हमारा ट्रायंगल सर्कल है और यहाँ से अगर हम इस तरीके से ये लाइन खींचते हैं ये वाली, तो
तो ये वाला जो हमारा ट्रायंगल होता है ये कितने का बनता है, ये 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि 90 डिग्री क्या होता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता है ये वाला। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये वाला, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए ये ADC में सिर्फ इतना यहाँ पे देखिए ट्रायंगल का, सिर्फ इतना देखिए, ये वाला 55 है, ये वाला कितना है 90। तो ये वाला फाइंड कर लेंगे इजीली। कैसे, हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180। 2 ट्रायंगल का सम हमें दिया हुआ है, तो हम उससे अनदर ट्रायंगल ये वाला निकाल सकते हैं। तो 90 + 55, इसको माइनस कर देंगे 180 से, जो कि हमारा ट्रायंगल दे देगा 55 डिग्री। दैट मीन्स कि ये वाला ट्रायंगल कितना है 55 डिग्री का है। अब हमको निकालना कौन सा है, ये बी वाला निकालना है। तो बी वाले के लिए क्या करेंगे, ये बी वाले के लिए क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें आमने सामने का जो ट्रायंगल होता है उनका सम कितना होता है 180 होता है। एक ट्रायंगल जब दे रखा है 55, तो जहाँ पे दूसरा ट्रायंगल निकालने के लिए हम इसमें से 55 माइनस कर देंगे और फिर हमारा आंसर ये 145 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, कहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है ये भी थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। सो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 1360 अ डीलर लॉसेस 15%। एक डीलर ने 1360 रुपये का कुछ एक आइटम बेचा और उसे 15% का लॉस हो गया। वो किस प्राइस पे बेचे कि उसे 10% का गेन हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए इजीली, इजी अप्रोच से कैसे कर सकते हैं। जब लॉस बोले तो 100 में से हमको माइनस करना है, जब प्लस बोले तो हमें 100 में से प्लस करना है, जब गेन बोले तो प्लस करना है, जब लॉस बोले तो हमें माइनस करना है। ये आपको ध्यान रखना है चीज़ें। और 100 में ही क्यों, क्योंकि 100 से हम परसेंट को ईजिली मेजर कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए 100 में से 15 गया, कितना बचा 85, और 100 + 10 कितना आया 110। ये ध्यान रखिएगा, ये जो बेचा है उसकी बात कर रहा है, और ये जो बेचेगा आने वाले समय में कि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए वो इसकी बात कर रहा है। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे 85 की वैल्यू दी हुई है 1360, और यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 10% प्रॉफिट, मतलब 100 + 10, तो मतलब 100 + 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहीं पे आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप ये इसको यहाँ पे x मान लीजिए और यहाँ पे आप इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर मान लीजिए। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x की जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एक और मेथड अगर मैं बताऊँ तो आप पहले x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सपोज़ यहाँ पे क्या था, डीलर ने यहाँ पे 15% लॉस पर बेचा। ओके, तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं। x क्या है हमारा, x है कॉस्ट प्राइस। अब इसमें थोड़ा सा चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। x है हमारा कॉस्ट प्राइस, सपोज़ हमने x मान लिया, उसमें 15% लॉस पर बेचा, तो लॉस भी हमें कॉस्ट प्राइस पर होगा, प्रॉफिट भी हमें कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। आप कोई सामान लेकर आए 50 रुपये का अपनी दुकान के लिए, आप बेचोगे उसको 100 रुपये में, तो आप किससे कंपेयर करोगे, इसी से जो जिस रेट पर आप लाए, जो कि आपके लिए कॉस्ट प्राइस था। और आपको लॉस होगा 40 रुपीज़ में अगर आपने बेचा, तो आप किससे कंपेयर करोगे, इसी वाले CP से कंपेयर करोगे कि भैया 10 रुपये का लॉस हो गया मेरे को। ठीक है, तो हमेशा लॉस प्रॉफिट CP पर ही काउंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए 15% का लॉस हुआ है, लॉस हुआ है मतलब कि हमें 100 माइनस क्या करना है 15 करना है, और परसेंट है इसलिए हम यहाँ पे अपॉन में 100 कर देंगे। और इसकी वैल्यू दे रखी है 1360। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये x की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड करोगे वो भी बता देता हूँ कि x × 100 - 15, 85/100 इज इक्वल्स टू 1360। इसको आप सॉल्व करना, x की जो भी वैल्यू आएगी वो आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब आपको क्या करना है, गेन करना है 10% का। मैंने बोला अभी गेन भी कॉस्ट प्राइस पर, लॉस भी कॉस्ट प्राइस पर। गेन करना है का मतलब आपका x की वैल्यू आपने निकाल ली। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आई हुई है 100,
100 नहीं बोलूँगा वरना कन्फ्यूज़न होगा। मान लीजिए 210 रुपये आई हुई है, एक्स की वैल्यू आपकी आपने निकाल ली। अब 10% आपको प्रॉफिट चाहिए, ये आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ। अगर आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना है, 100 प्लस 10%, प्लस किस लिए, क्योंकि गेन है, माइनस का तब होता जब लॉस बोलता, और 100 किस लिए, क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, 210 इंटू ये 100 प्लस 10, 110 अपॉन 00। तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो आपका ये वैल्यू बन जाएगी। ये तो मैंने इसकी वैल्यू बता दी है, ठीक है, लेकिन आपको ये जो डाटा दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो ये 2 मेथड हैं जिसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो भी आपको इजीली लगता है, जिस मेथड के साथ आप जाना चाहते हो उस मेथड को आप चूज़ करिए, डेफिनेटली इसके साथ आगे बढ़िए। अगेन यहाँ पे ट्रायंगल और सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है आपके सामने। ए बी सी यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें डी और ई यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, डी और ई। ओके, सो यहाँ से हम लाइन खींच देते हैं जो कि पैरेलल है बी सी के। डी ई की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6, और बी सी की वैल्यू दे रखी है 7। कलर चेंज, ओके गुड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया ऑफ ए डी ई, मतलब एरिया ऑफ ए डी ई ये वाला, एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई डी, ये देखिए बी सी ई डी, ये दो चीज़ का क्या बताना है, रेशियो बताना है। कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने क्या बताया था अभी। अब जैसे सपोज़ ये तो आपका ट्रेपेजियम है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे ट्रायंगल का हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, जो कि कितना है 49 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, लेकिन ये 49 क्या आएगा, इस पूरे का आएगा, ए बी सी पूरे ट्रायंगल का ये आएगा एरिया। लेकिन हमें क्या निकालना है, इस वाले ये जो ट्रेपेजियम है इसका, और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका रेशियो। कैसे निकालेंगे, देखिए अभी हमने निकाल लिया है 49, ये पूरे का है। अगर हम यहाँ पे बात करें, इसकी वैल्यू 6 दे रखी है, ए डी ई में डी ई की वैल्यू 6 दे रखी है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा ए डी ई का क्या आ जाएगा, ए डी ई का हमारा जो रेशियो है वो आ जाएगा, ए डी ई का एरिया आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये सिर्फ ए डी ई की वैल्यू है, और हमने यहाँ से अगर निकाली थी तो ये 49, तो इतने पूरे की वैल्यू कितनी है 49, जिसमें से ये जो ए डी ई है इसकी वैल्यू कितनी है 36। तो इसका मतलब अगर हम इस वाले एरिया की वैल्यू निकालेंगे, ये वाले एरिया की, तो क्या हो जाएगा 49 माइनस 36, जो कि कितना आ जाएगा, ये जो आपकी वैल्यू देगा ये बी सी ई डी इसकी वैल्यू देगा। तो बी सी ई डी की वैल्यू निकालेंगे तो 49 माइनस 36 करेंगे, कितना बनेगा, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1। तो बी सी ई डी की वैल्यू कितनी आ गई 13, और ए डी ई की वैल्यू कितनी थी 36। और हमने कैसे निकाला एरिया, तो साइड्स का जो रेशियो था उसका हमने स्क्वायर करके निकाल दिया। तो बी सी यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, ए डी ई, तो ये 36 हो गया, और बी सी ई डी ये 13, तो 36 रेशियो 13 का यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा रेशियो का। आई होप सो ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करिए, रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, चीज़ें समझ में आएंगी जब आप बार बार देखोगे, क्योंकि ये सब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपके डाउट्स जेन्युइन हैं, उठ नहीं उठ रहे हैं। जितना आप देखोगे उतना ही यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये वर्क एंड यहाँ पे वर्क एंड डे का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। तो ए कैन डू सर्टेन वर्क इन 15 डेज, बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो जब मोर एफिशिएंट बोले तब आप इस ए को कैसे लिखिए, 1/15 लिखिए, और 25% मोर एफिशिएंट है बी, तो यहाँ पे बी की अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे 25% मोर एफिशिएंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 100 प्लस 25/100 करेंगे, तभी आपका ये 25% मोर आएगा। और 100 से इसलिए क्योंकि यहाँ पे 100 से सॉल्यूशन इजी हो जाता है। तो यहाँ पे 1/15 लेंगे, इसको हम 125/100 इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 25 5 जा 25 4 जा 5 3 जा, कितना बन जाएगा 1/12 आ जाएगा, ठीक है। 1/12, इसका मतलब जो b है
ये 1 का है जो, इसको हम इन्वर्स कर देंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। इन्वर्स करके ही लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दिन आ गए हमारे पास। a की वैल्यू हमने कितनी है यहाँ पे दी हुई है 15 और b की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि आई 12। कैसे निकाली वो भी आपने देखा कि a से 25% मोर एफिशिएंट है, तो मोर एफिशिएंट हम कैसे निकालेंगे, a को 1/15 कर देंगे और जितना एफिशिएंट दी हुआ है परसेंट वो 100 में प्लस करके अपॉन 100 करके इससे वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारी b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 में। और उसको इन्वर्स करके लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो वर्क और टाइम का जो रिलेशन है वो क्या होता है, इन्वर्स होता है। एफिशिएंसी और डेज और वर्क का जो रिलेशन होता है समवेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और समवेयर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे जो कि हमने 60 ले लिया है। अब अगर हम क्या करेंगे, पहले सबसे देखिए 60 को डिवाइड करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 15 तो कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो ए है ये 4 काम कर रहा है, 4 पीसेज ऑफ वर्क कर रहा है पर डे में। सिमिलरली हम 12 का निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12, 5 जा 60। इसका मतलब बी 5 वर्क कर रहा है, 5 काम कर रहा है पर दिन के हिसाब से। इसका मतलब कि ए प्लस बी अगर हम एक दिन में बात करें, दोनों मिल के काम करेंगे तो 4 + 5 9 काम ये फिनिश करेंगे। कितना, 9 काम। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बोथ वर्कड फॉर 4 डेज, 4 दिन के लिए इन्होंने काम किया। तो एक दिन में अगर ये 9 काम कर रहे हैं तो 4 दिन के लिए 9 × 4 9 × 4 36 काम ये फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पे जो बचा हुआ काम है वो देखिए क्या लिखा है, सी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। ओके, तो सी जो है बचा हुआ काम 8 दिन में करता है। मतलब बचा हुआ काम कितना है, 60 हमारा टोटल काम था और ए प्लस बी ने 4 दिन मिलकर काम किया, 36 काम खत्म कर दिया। तो बचा हुआ काम 60 - 36 करेंगे जो कि आ जाएगा 24। और ये काम कौन करता है, सी करता है 8 दिन में। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सी की भी वैल्यू आ जाएगी कि ये काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है पर डे के हिसाब से, 3 वर्क कर रहा है, 3 पीसेज ऑफ वर्क कंप्लीट कर रहा है पर डे में। तो ए की वैल्यू कितनी आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी है, 4 पीसेज ऑफ वर्क पर डे। बी की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो 5 पीसेज ऑफ वर्क पर डे। और सी की वैल्यू आप देख सकते हो 3 पीसेज ऑफ वर्क पर डे। ये यूनिट्स होती हैं, 4 यूनिट वर्क पर डे ए की वैल्यू, 5 यूनिट पर डे बी की वैल्यू और सी जो है 3 यूनिट पर डे ये सी की वैल्यू है। इतना काम ये रोज़ हर दिन कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू हमने 3 निकाल ली है, 4 5 3। ये ए की, ये बी की और सी की। टोटल वर्क हमारा कितना था 60 जो कि हमने एलसीएम लिया था। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, ए बी सी टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क। तो सेम वर्क कितना है 60। अब तीनों लोग काम करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे कितना कर रहा है, सी 3 कर रहा है, बी 5 कर रहा है, ए 4 कर रहा है। इन तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब ये तीनों लोग एक दिन में काम कर रहे हैं, अगर रोज़ काम करें साथ में तो हमारा एक दिन में तीन कितने कंप्लीट कर देंगे, कितने यूनिट एक दिन में ये कंप्लीट करेंगे, 4 + 5 + 3 तो 12 यूनिट। तो ये 60 यूनिट कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 12, 5 जा 60। ये थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कैसे, नॉर्मल सा आपके सामने एक क्वेश्चन बनेगा कि ए 15 दिन में काम खत्म करता है, बी 25 दिन में सपोज़ काम खत्म करता है। ये मोर वाला तो छोड़ दीजिए, ये मैंने एक्स्ट्रा एक लेवल का आपको बताया है जिससे आपको और भी चीज़ें, कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कि हमने सपोज जैसे कि ए की वैल्यू दी हुई है कि 15 दिन में कोई काम खत्म करता है, बी उसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ए प्लस बी कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है 60 जो कि आपका ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा टोटल वर्क ये 60। अब 15 से डिवाइड करेंगे 60 को तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 4 जा 60 और सिमिलरली 12 5 जा 60। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका। तो इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू है 4 यूनिट कर रहा है पर डे और बी की वैल्यू 5 यूनिट कर रहा है बी पर डे में। तो ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 + 4 ये वाला 9 यूनिट काम और टोटल काम कितना है 60। तो ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर दे देगा।
एक और तरीका है, सपोज़ आपका दिया हुआ है कि ए जो है 15 डेज़ में काम कर रहा है, बी जो है 20 डेज़ में काम कर रहा है। ए प्लस बी कितने दिन में काम करेगा, तो यहाँ पे 1/15 प्लस 1/20 करके आपको आंसर निकालना है। सपोज़ x/y आंसर आया है आपका ये सॉल्व करने पर, तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो आपका y/x बनेगा। इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आपने इसका इन्वर्स लिया है, लास्ट में भी आपको इसका इन्वर्स करना पड़ेगा। थोड़ा सा इजी लग रहा होगा आपको ये, बट जो मैंने इससे पहले कॉन्सेप्ट्स बताए वो और क्वेश्चंस बनते हैं जब, तो वहाँ पे वो ज़्यादा यूज़फुल रहता है, जिसमें आपका दिया होता है कि ये वो ए जो है वो 4 दिन काम कर रहा है, बी जो है 2 दिन काम कर रहा है, तो उस सेंस में आपका वहाँ पे वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट काम आते हैं बहुत ज़्यादा। डायरेक्ट आपको यूनिट पता रहती है तो आप उतना ही उससे इंटू करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, आपको आंसर मिलता जाता है। यहाँ पे आपके सामने आपको दिख रहा है कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है 5/2, तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा की। जो बच्चे मैथ्स किए हुए हैं, मैंने अगेन यहाँ पे आपका जो वैल्यू बेस्ड है क्वेश्चंस वही पूछे जाएंगे, डायरेक्ट कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। सो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू बेस्ड होंगे, ओके, जितना मेरे को लगता है, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, उतना हाई लेवल नहीं पूछा जाएगा। अब जो बीएससी करने को सोच रहे हैं तो उनका मैथमेटिक्स अलग लेवल का है, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आपको सामने दिख रहा है, इसमें ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप वैल्यू रख के देखोगे तो आपको यहाँ पे 5/2 वैल्यू मिल जाएगी। 5/2 वैल्यू अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे रखने को देखूँ, तो अगर जो यहाँ पे थोड़े से रूबरू हैं इस चीज़ से, तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे कि भैया यहाँ पे 2 और 1+2 अगर हम रखें तो ये हमारा 5/2 बना तो देगा। और अगर हम कॉस की वैल्यू देखें तो 60 में 1/2 होती है, सेक में 2 की वैल्यू जो 2 होता है वो 60 डिग्री, मतलब सेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री बन रही है, तो इसके हिसाब से हमारा 3/4 आंसर बन जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ डायरेक्ट नहीं समझ में आ रही तो भी यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से बड़ी और 90 से छोटी ये यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी। तो आप जो 30 होती है वो रख लीजिए, 60 होती है वो रख लीजिए, 45 होती है वो रख लीजिए। इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्वालिफाई कर जाएगी। जैसे कि अगर हम 60 डायरेक्ट रख के देखते हैं, क्योंकि मेरे को आपको समझाना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 60 वैल्यू रख के देखता हूँ। तो सेक 60 की वैल्यू होती है 2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसको हम प्लस कर देंगे तो ये 5/2 बन जाएगा। ये देखिए बन गया। तो मतलब LHS = RHS हो गया। इसका मतलब जो हमारी जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, सही है, 60 डिग्री हमने ले ली। अब यही 60 डिग्री की वैल्यू जब इसमें प्रूव हो गई है, तो यही 60 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पे थीटा की जगह रख देंगे, जो कि क्या बोलेगा कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3/4 हमारा वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं समझ में आती है तो वैल्यू रख के भी देख सकते हो 30, 45, 60 की। जिसने भी, मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है, देखा है, उसको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वैल्यू रख सकते हैं हम डायरेक्ट। और LHS = RHS प्रूव होने पर फाइनल जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है उसमें भी हम थीटा की वैल्यू रख के अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सक्सेसिव डिस्काउंट की जब बात करता है तो आपको ध्यान रखना है, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है कि x की वैल्यू है कुछ, उस पर हमने पहले 10% का डिस्काउंट दिया तो 90/100 कर दिया। 90/100 क्यों, जब डिस्काउंट देते हैं तो वैल्यू कम होती है। 10% का डिस्काउंट दिया, वैल्यू कम हुई, और जब कम हुई तो हम क्या करते हैं, 100 में से माइनस करेंगे 10, तो क्या बन जाएगा 90। सेम चीज़ लॉस वाले के साथ, सेम चीज़ डिस्काउंट वाले के साथ। और प्रॉफिट वाले में आप सभी को पता चल गया है अभी सेशन के थ्रू कि प्लस यहाँ पे करते हैं 100 + 10, क्योंकि वहाँ प्लस होगा वैल्यू बढ़ेगी, डिस्काउंट में वैल्यू घटेगी, लॉस में वैल्यू घटेगी, तो अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ओके, सो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है कि x पे पहले उसने 15% का डिस्काउंट दिया तो 85 हो गया, 100 - 15। फिर उसने 10% का डिस्काउंट और दिया तो मतलब यहाँ पे 90/100। फिर इसी पे उसने 18% का डिस्काउंट और दिया तो यहाँ पे 82/100, मतलब 100 में से 80 माइनस करेंगे तो 82 आ जाएगा। तब उसने वो बेचा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पहले पूछ लूँ, फिर उसके बाद आप जो है इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच बताता हूँ। आपके सामने 2 शॉप हैं,
शॉप 1, शॉप 2। एक ही आर्टिकल यहाँ पे इस वाली शॉप में अवेलेबल है आपके पास 30% ऑफ के साथ, और यहाँ पे आपके पास आर्टिकल अवेलेबल है 20% प्लस 10% एक्स्ट्रा छूट के साथ। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा हूँ। दो शॉप हैं आपके पास, आपके सामने, सेम आर्टिकल, सपोज लेवाइस की जीन्स है, वहाँ पे शॉप 1 पे 30% आपको डिस्काउंट मिल रहा है और शॉप 2 पे आपको 20% मिल रहा है और प्लस 10% वो और दे रहा है। इसमें से दोनों में से कौन सा डिस्काउंट आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे कम प्राइस में आपको मिले, ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये अगर आप सीख जाओगे तो बहुत सी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे ये लिखा रहता है 20% प्लस 10%, तो उससे आप बच सकते हो। तो इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट करके बताने की कोशिश करिएगा कि ऐसा क्यों है कि ये वाला डिस्काउंट बेहतर है या ये वाला डिस्काउंट बेहतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे हम आ जाते हैं मार्क्ड प्राइस। जब भी डिस्काउंट होता है तो क्या होता है, मार्क्ड प्राइस पे। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा आप मार्क्ड प्राइस पे, गेन और लॉस हमेशा सीपी कॉस्ट प्राइस पे। दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। बात आ रही है मार्क्ड प्राइस की, 5000 है, 15% का डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट्स का मैंने अभी आपको मतलब बताया कि इस एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे दी हुई है, मार्क्ड प्राइस पे हम डिस्काउंट निकालेंगे तो 100 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 85/100। अगेन 10%, तो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है, तो इसी के बाद में हम लिखेंगे इसको, ठीक है, 90%। और इसको आप एक साथ लिख लीजिए तब सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीरोज़ होंगे जिससे आपको वैल्यूज़ कट जाएंगे, तो ईजी हो जाएगा सॉल्यूशन। और 18% का डिस्काउंट और है तो 82%, क्यों, क्योंकि 100 माइनस 18 किया तो आपका 82 बन जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस आपके लिए, जो भी होमवर्क दिया है, वो सब यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है। तो कॉन्सेप्ट्स कैसे लगे, क्वेश्चंस कैसे लगे, ये भी आप बताइए। हम आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस स्टूडेंट को भी ये क्वेश्चन समझ में आए जिसको कुछ भी नहीं पता है, पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, जिससे अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके सामने दोबारा आए तो आप उस क्वेश्चन को कर लें। और यार एक चीज़ बोलूँगा, मैथ्स को करने का, रीजनिंग को करने का सिर्फ एक ही यहाँ पे चीज़ है, एक ही स्टेप है और एक ही सिरप है, वो क्या है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने कई बार टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट डाला, टेक्स्ट मैसेजेस डाले, कई बार आपसे बोला कि भैया अगर कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करिए। लेकिन अभी तक कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आया। इसका मतलब ये है मेरे लिए कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ी कमी होने वाली है आपके लिए। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। देखिए वो चीज़ अलग है कि मैं आपको करवाता हूँ तो आपको लगता है कि हाँ इट्स वेरी इजी, आई कैन डू, बट जब आपके सामने खुद वो क्वेश्चन आएगा तब आपको मेथड भूल जाओगे, स्टेप्स भूल जाओगे कि इसके बाद कहाँ डिस्काउंट लगाना है, कहाँ पे क्या करना है। और वो स्टेप्स, वो हर चीज़ तब आपको याद रहेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो अगेन पूरी बात आकर कहाँ पे रुकी कि आप प्रैक्टिस करो। एक बड़े भाई की तरह आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ, एक मेंटोर की तरह आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ विदाउट एनी कॉस्ट। विदाउट एनी कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि ये सब फर्जी है। इट्स ऑल फॉर दोज स्टूडेंट्स जो यहाँ पे जिनको कुछ भी नहीं पता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसे तैयारी की जाती है, कैसे उनको प्रिपेयर करना है, कैसे उनको एक अच्छी सीट मिल सकती है, किस कॉलेज का, किस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम उन्हें क्लियर करना है, क्या पढ़ना है, क्या रिलेवेंट कंटेंट है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक से सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही हैं तो मेक श्योर आप फैमिली को सब्सक्राइब करिए, और जो भी अपने फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे भी शेयर करिए, उनको भी हमारी क्लास रेफ़र करिए, और उनको बताइए कि किस तरीके से हम स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, और उनके लिए भी करेंगे, सबके लिए करेंगे, जो भी यहाँ पे आएगा सभी का वेलकम है। और सभी को हम यहाँ पे एक इक्वली ट्रीट करके सभी को समझाने की कोशिश करते हैं, बेसिक से
और जो चीज़ें थोड़ा सा एडवांस हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। हर एक स्टेप आपको समझ में आया होगा, आई थिंक सो। नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए, दोबारा से फिर से हम वो आपके सामने कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिसमें वो कॉन्सेप्ट रहेगा और वो कॉन्सेप्ट से आपको और बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी सोशल मीडिया साइट्स पर, जिससे सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि यहाँ पे मेहनत हो रही है, और जहाँ मेहनत होती है सफलता भी वहीं मिलती है। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। मैं आपसे फिर से वही बोलूँगा कि जो भी प्लेलिस्ट है उसमें जितनी भी क्लासेस लगी हुई है मेंटल एप्टीट्यूड की, वो सब आप कवर करिए। कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलेंगे, कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारे क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे, कई सारे डाउट्स भी आएंगे। डाउट्स आएंगे तो आप पूछिएगा, नहीं आएंगे तो आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस करिएगा, एंड देन फिर आपके सामने आपकी जो परफॉर्मेंस होगी आपके एंट्रेंस एग्जाम में वो तो आपके सामने होगी, और अच्छी परफॉर्मेंस होगी। अगर आप ये सब चीज़ फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत।